तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 तो 13 जून के इस वीडियो में देखेंगे हम थर्ड शिफ्ट के। देखो हम इसमें देखेंगे फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों के देखेंगे। पहले हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट, उसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसने भी देखो पहला और सेकंड शिफ्ट का देख लिया होगा वो थर्ड शिफ्ट का देखेगा, इसको स्किप कर सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 है, भारत कौन से स्थान पर था। ये मैंने आपको कराया था 8 तारीख की वीडियो में, क्योंकि मुझे पता था कि 5 और 6 तारीख को आपके जो इंडेक्स में क्वेश्चन बन रहे थे, तो मैंने आपको कराया था 8 तारीख को वीडियो। लेकिन अभी आपके जो 9, 10, 11, 12, 13 तीन दिन आपको जो है इसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इंडेक्स से। ठीक है, तो इंडेक्स से जरूर पढ़ गया ना। तो इसका है 96वें स्थान पर भारत रहा था इसमें। अगला क्वेश्चन है फिर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यह न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है, और जो अभी नए अपॉइंटमेंट हो रखे वो भी पढ़ के जाने हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं करंट के। अगला क्वेश्चन है भी, उड़ीसा में 24 तीर्थंकरों से संबंधित कौन सा शिलालेख है। तो ये है हाथी गुफा शिलालेख। उड़ीसा में 24 तीर्थंकरों से संबंधित प्रमुख शिलालेख हाथी गुफा शिलालेख है, जो भुवनेश्वर के निकट कहाँ पर है, उदयगिरी गुफा पर। इस शिलालेख को पहले शताब्दी ईसवी पूर्व में खारविल ने, ये भी आपको याद करना है, खारविल एक कलिंग नरेश द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। अगला है फिर, बाल गंगाधर तिलक ने मद्रास समाचार पत्र किस भाषा पर प्रकाशित किया था। इन विच लैंग्वेज डिड बाल गंगाधर तिलक पब्लिश द न्यूज़पेपर मदाद। तो देखो ये केसरी में, इसका नाम अन्य केसरी नाम से भी जाना जाता है, और इसे किया जाता है मराठा। ठीक है, ये मराठा में किया जाता है, मराठा लैंग्वेज में, और इसका अन्य नाम है केसरी। आपने केसरी काफी बार सुना होगा, लेकिन मदाद नहीं सुना होगा। अगला है फिर, औरंगजेब के खिलाफ एक कौन सा विद्रोह था। तो विच वॉज द रेविलियन अगेंस्ट औरंगजेब। तो ये हुआ था सतनामी विद्रोह 1672 में। अगला है फिर, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। माजुली आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और 2016 में यह भारत का पहला ऐसा द्वीप बन गया जिसे जिला बनाया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था फिर, निम्नलिखित में से कौन भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है, पूछा गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। तो देखो सब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके होते हैं। आई थिंक मैंने इसमें, ये देखो इसमें आपको होगा जन्म के आधार पर, यानी बर्थ, वंश, पंजीकरण और प्रकृतिकरण। यानी प्रकृति अगर ये 12 साल अगर आपको यहाँ हो गए इंडिया में रहते हुए, तो आप जो है अपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इससे पहले ये क्वेश्चन बन भी चुका है। ठीक है, अगर 12 साल के बाद अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो आप किस तरीके से ले सकते हो, तो प्रकटीकरण के कारण। ठीक है, नेचुरलाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना दर किया है। तो ये कर रखा है 2.8%। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है। फ्रॉम विच माउंटेन रेंज डज द ताप्ती रिवर ओरिजिनेट। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। अगला है, पूजा शर्मा को बीबीसी की 100वीं प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिला की सूची में किसने शामिल किया है। देखो पूजा शर्मा वो है जिन्होंने देखो 4000 से अधिक जो लोग जो लावारिस थे उनके अंतिम संस्कार कर रखे, और 2024 के लिए बीबीसी की दुनिया भर के 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। उनका नाम भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम, अभिनेता सिरोन स्टोन और ओलंपिक एथलीट रेबिका एडेट और एल्सन फ्लेक्स के साथ शामिल हो चुके हैं। ठीक है, याद करना पूजा शर्मा। अगला है फिर, करंट के काफ़ी क्वेश्चन बने, आपको करंट है 1 साल की जरूर पढ़ के जाने। ठीक है, जून से, लास्ट जून से इस जून तक। 1947 में गांधी जी ने नुआखाली नामक जगह की यात्रा क्यों की थी। देखो शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ये हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। 1946 में गांधी जी नुआखाली की यात्रा इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे और हिंसा हुए थे। गांधी जी ने नुआखाई की यात्रा करके वहाँ शांति स्थापित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने देने के कोशिश की। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की और उन्हें हिंसा से बचने और एक दूसरे के साथ शांति से रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था। अगला पूछा गया था, ये देखो आपके फिर रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो रूस के कजान में किया था ये, और 2025 में जो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ है। 25 का पूछेगा तो। अब देख लेते हैं हम, देखो ब्रिक्स में तो पहले 5 सदस्य थे ब्रिक्स में, अब इसमें जो है 10 हो गए। ठीक है, देखो पहले से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है, ये परमानेंट मेंबर है, यानी स्थायी मेंबर है। और बाकी से 5 अभी नए जुड़े हैं, जिसमें से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब एंड संयुक्त अरब अमीरात, इसमें 5 भी नए जुड़ रखे हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत अधिक आबादी शहरी क्षेत्र में रहेगी। तो 40 करोड़।
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन? तो देखो इसका था तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन के लिए बेहतर परिवेश का विकास करके इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता मूल राग कितने होते हैं? तो इसमें 72 होते हैं। अहमद सरहिंदी ने किस वंश के शासक को मोहम्मद शाह का वंश बताया है? तो ये अहमद सरहिंदी, जिन्हें मुजुद्दीन ए अल्फा सानी भी कहा जाता है, ने सैयद वंश, इससे क्वेश्चन पहले बन चुका है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा और चेंज कर दिया। ठीक है, सैयद वंश उसका भी आंसर था। अगर आप इसलिए कह रहे हो कि आप डेली एनालिसिस जरूर देंगे क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ये से क्वेश्चन देखो आज पूछने का तरीका चेंज कर दिया लेकिन क्वेश्चन सेम था आपका, उसमें आंसर भी सैयद वंश था। शासकों को पैगंबर मोहम्मद का वंश बताया बताया था। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि खिज खां को, जो सैयद वंश का संस्थापक था, पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। इतिहास यानी सरहिंदी ने अपनी किताब तारीख मुबारक शाही में इस दावे का उल्लेख किया है। ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी आपके रिपीट क्वेश्चन हो रखा है, बस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर रखा है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पूरा कराया था इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था जिसने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था? देखो ये था बिंदुसार। इससे पहले क्वेश्चन क्या बना था आपको बताता हूँ। इससे पहले क्वेश्चन बना था देखो कि अशोक के बाद कौन मौर्य बना था, यानी अशोक की गद्दी किसने, अशोक के बाद कौन गद्दी बैठा? तो ये दशरथ मौर्य था। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ मौर्य, फिर संप्रति शालिशुक, फिर देवर्मन, फिर सधनवन मौर्य, फिर लास्ट अंतिम था वृहदत्त मौर्य। ठीक है, इसकी हत्या की थी पुष्यमी सुंग ने, इसका सेनापति था, और फिर उसने सुंग वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है फिर 2025 के जर्मन डॉट्स पी का किताब किसने जीता है ग्रांड प्रिक्स का? तो ये जीत रखा माइकल वैन गेरविन ने। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए है। ये 92 में किया गया था। तो आपके संविधान में संशोधन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पढ़ने टोटल अभी 106 हो रखे, जो लास्ट हुआ था नारी शक्ति अधिनियम हुआ था, ये आपको मैंने पूरे कराए थे 106 के 6। फिर क्वेश्चन है अगला 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी सुधारों के बाद भारतीय बैंकों की क्या बदलाव आया था? तो देखो उसमें उसके बाद क्या था, जो निजी बैंक को प्रवेश देना यानी जो प्राइवेट बैंक को बढ़ावा देना था, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि थी, पूंजी पर्याप्त था, अनुपात में सुधार था, शाखा लाइसेंसिंग में डील थी, और ब्याज दरों के विनिमय में बदलाव था। ये सभी उस वक्त किए थे, इसलिए फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि भारत अभी जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। आरबीआई का कम नियंत्रण करना था, नई निजी बैंकिंग एंट्री थी यानी प्राइवेट बैंक को स्वायत्त देना था, यानी बैंकों को ब्याज दरों और कर्ज की राशि तय करने की छूट दी गई थी जिससे वह अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय ले सके। प्राइवेट बैंक का विकास था और आर्थिक विकास में योगदान भारत को इसमें बड़ा था। फिर है उड़ीसा में बुद्ध की कौन सी गुफा है? सॉरी, ये होगा उड़ीसा में बुद्ध की मूर्ति कौन सी गुफा में है? तो ये उदयगिरी की गुफा में, और खंडगिरी गुफा, ललितगिरी गुफा और रत्नगिरी गुफा। आप देख रहे हैं कि भाई ऑप्शन आपके ऑप्शन में क्या थे। फिर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। संविधान में ही आर्टिकल 2017 में लिखा गया है कि यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, यानी हाईकोर्ट के। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को ब्रिटिश सरकार को दिया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 में। किस जीव में सपोषी या परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? तो यह है यूग्लिना। अगला है फिर वेटलैंड डे 2025, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है कि वेटलैंड डे का मनाया जाता है 2 फरवरी। और भारत से किनको आर्द्रभूमि संरक्षण के रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है जयश्री वेंकटेश्वर। ये भी एग्जाम में बन चुका है, ये भी आपके रिपीट हो रखा है। ये है कि अगर आपने 5 तारीख से अगर डेली एनालिसिस कर रखे ना, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जो आपके रिपीट हो रखे हैं, बस थोड़ा पूछने का तरीका अलग होगा, इतना ही फर्क है। फिर व्यंजन का निर्माण कैसे होते हैं? देखो व्यंजन का निर्माण जो एथेन को 873 केल्विन पर लाल गर्म लोहे की नली से गुजारकर चक्रीय बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा यह पेट्रोलियम में भी पाया जाता है और कोयले के शुष्क आसवन से भी प्राप्त किया जा सकता है। MS वर्ड में Ctrl+S शॉर्टकट का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी यूज ऑफ Ctrl+S शॉर्टकट की इन MS वर्ड? तो खोजियां प्रतिस्थापित के लिए किया जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। फिर कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है अगला भी।
तो अब आपके कम से 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। भले मुझे तो खैर स्टूडेंट ने 3 ही क्वेश्चन दिए। एमएस एक्सेल में हैशटैग आरईएफ त्रुटि कब आती है? एमएस एक्सेल में हैशटैग आरईएफ त्रुटि तब आती है जब कोई सूत्र किसी ऐसे सेल को संदर्भित करते हैं जो अब मौजूद नहीं है या मान्य नहीं है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क कैसे हटाते हैं? तो वाटरमार्क हटाने के लिए डिज़ाइन टैब पर जाएं, फिर वाटरमार्क पर क्लिक करें और वाटरमार्क हटाने का नीचे आपको ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर जाके क्लिक करके हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप कोई कैमरा देखते होंगे उसमें आपको वाटरमार्क दिखने को मिलता है, वो जो भी फ़ोन है तो उसको आप हटा सकते हो। तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट में। अब जिस स्टूडेंट ने पहले और सेकंड शिफ्ट का देख लेंगे आप इसको स्किप कर सकते हो। अब मैं आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट करा देता हूँ। जैसे नहीं देख लेते हैं हम 13 जून के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, पहले हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली आपको हर शिफ्ट की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड के यहाँ पर जोगेश्वर नहीं हुआ, जागेश्वर का। ठीक है, जागेश्वर मंदिर का डिजाइन किस शैली में है? तो यह है कत्यूरी शैली में। ठीक है, और शैलीय मंदिर जो है नागर शैली शिखर पर प्रारूप है। देखो क्वेश्चन पूछने का जो अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा किया गया है, क्योंकि जो इसकी शैली है वो बनाए थे कत्यूरी शैली में, लेकिन जो उसका शिखर बनाया गया था वो बनाया गया था नागर शैली में। ठीक है, एग्जामिनर देखना कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो उत्तर भारत की पारंपरिक डिजाइन है। अगला है फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में चौथे स्थान पर कौन सा देश था? तो इसमें डेनमार्क चौथे स्थान पर आया था। मैंने आपको कराया था, लेकिन मैंने आपको चौथा देखो कोई भी नहीं सोच देगा, तीसरा चौथा पांचवा पूछ लेगा। मैंने आपको कराया था इसमें पहला और भारत के रैंक इसमें मैंने 2 कराए थे। इसमें आपको अधिकतर जो आपको भारत की याद करनी है और फर्स्ट 10 है टॉप पर कौन है। तो भारत इसमें रैंक 130 ये एग्जाम में बन चुके हैं, और डेनमार्क इसमें चौथे स्थान पर था। अगला है फिर 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा धर्म शामिल नहीं है पूछा गया था। तो देखो इसमें मुस्लिम धर्म शामिल नहीं था। जो नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कौन से थे, ये याद करना है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के ये लोग थे उसमें से। और ये भी याद करना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये 3 देश से थे। नेक्स्ट है रुद्रदमन किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था? तो पश्चिमी क्षत्रप वंश का। फिर है 2025 में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में किस रैंक पर है? तो ये 4th स्थान पर है। मालवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश रेजिडेंस द्वारा किसे कर लगाया जाता था? तो कोई पूरे गांव को और महल को लगाया जाता था, और ये कर जो है ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था, और इसे लगाया गया था 1822 में। यानी जो गांव के प्रत्येक सदस्य राजस्व इकट्ठा करते थे और फिर इसे क्या करते हैं ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था। अगला है फिर देखो ज्योग्राफी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। इसे अभी तो देखा मैंने आपसे। थार मरुस्थल में पानी कौन से नहर से आता है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर। फरवरी 2025 में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने कर रखा है। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराया है? तो फाइनल में हराया था आमिर सरकोस को, ईरान का था ये। अगला है छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? विच इज द मेजर रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू? तो ये है दामोदर नदी। ठीक है, यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, उद्गम स्थान। ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले नगर पालिका का शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी स्टार्ट इन द ब्रिटिश राज? तो 1687 में हुआ था, 1687 में मद्रास में हुआ था। और इससे पहले भी एक एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो फिर रिपीट हो रखा है। तो 1688 में इसे क्या बनाया गया था? नगर निगम बनाया गया था, और सबसे पुराना नगर निगम है। और इसके बाद 1726 में याद करना है कलकत्ता। अब जैसे पहले कोलकाता था और जो पहले बॉम्बे था मुंबई है, इसे बनाया गया था 1726 में। और 1882 में भारतीय वायसराय ने लॉर्ड रिपन के स्थानीय शासन का संकल्प पारित किया था। और स्थानीय शासन का जनक किसे कहता है? ये लॉर्ड रिपन को कहते हैं, इसे भी याद करना। अगला है फिर निसार मिशन इसरो और नासा ने मिलकर किस लिए लॉन्च किया है? तो पृथ्वी के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीऑन का प्रयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो ये रेफ्रिजरेटर के लिए किया जाता है, फ्रिज रिज होता है उसके लिए किया जाता है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 50वें राष्ट्रपति दिवस के अवसर पर 11-12 मार्च 2025 गए थे? तो ये मॉरिशस में गए थे। इससे ये भी इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन क्वेश्चन ये बना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का जो सबसे
उच्च सम्मान होता है टॉप का, जैसे भारत रत्न होता है, तो वो दिया गया था, कौन सा था ये पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ गए थे मॉरिशस। फिर है ऑल्ट प्लस स्पेस बार के का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सक्रिय विंडो के सिस्टम मेन्यू को खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या वेब ब्राउजर में खुले टैब या एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस टैब। अगला है पावर पॉइंट में पीडीएफ में यूज क्यों करते हैं, यानी पावर पॉइंट को पीडीएफ में क्यों यूज करते हैं। वाई यूज पावर पॉइंट इन पीडीएफ, तो साझा करने की सुविधा, पोर्टेबिलिटी और प्रस्तुत की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। देखो ये आपके पहले शिफ्ट में क्वेश्चन बना था और अभी आपके तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ से मैंने आपको उस वक्त कराया था, जिसका आगे एग्जाम वाला उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इनमें से कौन सा शासक जो है मौर्य वंश का नहीं था, पूछा गया था इस पर, लेकिन आपको मैंने मौर्य वंश के सभी बता दिए। सबसे पहले था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, थर्ड से अशोक, फिर दशरथ मौर्य, संप्रति, इनको आप सब पढ़ लेना, और अंतिम आप याद करना वृहदत्त मौर्य। प्रीपर्स भी इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन प्रीपर्स से आज पूछा गया कि प्रीपर्स का मतलब क्या होता है। इससे पहले पूछा गया था प्रीपर्स को कब समाप्त किया था और कौन से संविधान के संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। यहाँ पूछा गया कि प्रीपर्स क्या है, तो प्रीपर्स का अर्थ होता है, देखो, एक विशेष प्रकार का वित्तीय भुगतान जो ब्रिटिश संप्रभु और पूर्ववर्ती रियासतों के शासक परिवार को दिया जाता था। ब्रिटिश संप्रभु को दिया जाने वाला प्रीपर्स उनकी निजी आय है, जिसका उपयोग उनके आधिकारिक व्यय और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। भारत में यह भुगतान पूर्ववर्ती रियासत के शासक परिवार को भारत में उनके राज्य के विलय के बाद दिया जाता है। जैसे पता है कि पहले 500 प्लस रियासतें थे, तो सरदार वल्लभ पटेल ने जो है सभी को भारत में विलय किया था, और लेकिन जो रियासत थे, जो राजा थे, उनको पहले क्या दिया जाता है, स्पेशल कुछ प्रावधान दिए गए थे, ठीक है, विशेष अधिकार थे उनको। लेकिन भारत के संविधान में अनुच्छेद 291 और 291 और 365 में प्रीपर्स और शासक के अधिकारों और विशेषाधिकार से संबंधित ये था, ठीक है। लेकिन इसे 1971 में संविधान संशोधन के तहत 26 संविधान संशोधन 1971 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत प्रीपर्स को अब समाप्त कर दिया गया है। अगला है फिर संगम साहित्य के 8 संकलन किस पुस्तक में है, तो एटी काम में है, एटी काम में। बाकी आपको 8 के 8 याद कर लेना है। 40वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, व्हाट डज द 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू, तो भूमि सुधार और कृषि भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित है। डील्स विद लैंड रिफॉर्म एंड सीलिंग लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो इससे संबंधित है। तो आपके संविधान में संशोधन से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनना है, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, जो 106 है आपको 1 नंबर यहाँ से आपको जरूर मिल जा रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है आपके हर शिफ्ट में। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो, स्टोव के नीले रंग होने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लू कलर ऑफ द स्टोव। देखो इसका कारण होता है, जब एलपीजी और मीथेन जैसे साधारण ईंधन में कम कार्बन होते हैं, जब ये ईंधन ऑक्सीजन से मिलते हैं, तो ऑक्सीजन उन पर क्या करता है, पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेता है, जिससे इसकी जो लो होती है वो नीले कलर की दिखाई देती है। आपने देखा जो एलपीजी गैस होता है ना, जब हम गैस जलाते हैं घर में, तो एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है ब्यूटेन, एक होता है प्रोपेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। ये 3 गैस उसके अंदर होती हैं, और ब्यूटेन और प्रोपेन के कारण ही जो हमें दिखाई देते हैं नीली और पीले कलर की गैस दिखाई देती है। आपने देखा होगा जब गैस जलाते हैं उसमें नीली और पीली होती है, जब गैस खत्म होने का टाइम होता है ना, उस वक्त तो पीली होती है। और ब्यूटेन के कारण यहाँ पर पीली कलर की दिखाई देती है, ब्यूटेन के कारण, और प्रोपेन के कारण यहाँ पर नीली कलर की दिखाई देती है। और आइसोब्यूटेन के कारण जो होता है, जब आप कभी गैस लीक होती है ना, तो उसमें जो हमें स्मेल जो दिखाई देता है कि यार लीकेज हो गया करके, तो वो होता है, उसका कारण होता है आइसोब्यूटेन। तो उसमें 3 गैस होती है, ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब मुझे कमेंट बताने की, जो लाइटर होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है। लाइटर वो नहीं जिसमें गैस जलाते हैं, लाइटर वो जिससे आग जलाते हैं, ठीक है। आपको बता चुका मैं, जिसमें ब्यूटेन में आपके कौन सी कलर होती है और आपके प्रोपेन में कौन सा कलर होता है। अगला है फिर फरवरी 2025 में हिमस्खलन यानी एवलांच भारत के किस राज्य में हुआ था, जहां 8 लोग मारे गए थे, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के 28 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा बद्रीनाथ में हुआ था, ठीक है। और माणा को पहले जो है भारत का अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम चेंज कर दिया, अब कह दिया गया भारत का प्रथम गाँव माणा गाँव। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है। अब देखो भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व अगर स्टेट के हिसाब से देखा तो हम ये हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है, 1106 है यहाँ। वैसे जो दिल्ली के सबसे ज्यादा है, यहाँ पर है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ रहता है। देख लेंगे पूछा से क्या गया है, अगर ऑप्शन में आप देख लेंगे, ऑप्शन में अगर क्या गया है, अगर दिल्ली होगा तो दिल्ली करना, अगर दिल्ली नहीं होगा तो अब आप बिहार में जाना। स्वामित्व योजना के मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है,
तो ड्रोन सर्वेक्षण, और ये शुरुआत हुई योजना स्कीम 24 अप्रैल 2021 को। स्कीम जरूर पढ़ के जाना, वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। अगला है भी 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने कौन सा दिवस मनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और आपके जो है डे, जो आपके जो होते हैं ना दिवस, वहां से आपके हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा रहा। फिर आपका सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, 13 जून की। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, मुगलों की निजी व्यक्तिगत इमारत को क्या कहा जाता था? व्हाट इज द प्राइवेट पर्सनल बिल्डिंग ऑफ द मुगल कॉल? तो ये कहते हैं दीवाने खास के नाम से जाना जाता था। इनमें से कौन संविधान के भाग 4 में वर्णित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति है, आर्टिकल 51 में है। वर्ण पर्यावरण आर्टिकल 48 में है। हिंदी भाषा का बढ़ावा ये नहीं है, ये आपके 343 के बाद है। और शिक्षा संबंधित ये भी आपके डीपीएस में है, राज्य नीति निर्देशक में। तो अगला हो जाएगा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कौन सी जिले की जनसंख्या सबसे कम है? अब ये थोड़ा डीप पूछ दिया, लक्षद्वीप की जिला पूछे गए हैं, तो ये है बित्रा। फिर है जनवरी 2025 में किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को 2025 में स्वामी विवेकानंद, हर साल बताएंगे आपको, स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाया जाता है 12 जनवरी को। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर मॉड्यूल 2 थे, एक था लैंडर और रोवर। और चंद्रयान 4 में कितने होंगे ये पूछा रहा है। तो इसमें 4 होंगे। देखो जो 4 कौन कौन से मैं आपको बता दूँ, इसमें एक ट्रांसफर, लैंडर, एजेंडर, रीएंट्री, ये मॉड्यूल इसमें 4 हैं। इनके काम देख लेते हैं हम क्या क्या काम होंगे। देखो ट्रांसफर का होगा कि जो चंद्रमा की कक्षा में जाने के लिए आवश्यक होगा, यानी जो मॉड्यूल है। और लैंडर जो है चंद्रमा के सतह पर उतरने और वहाँ काम करने के लिए होगा। और जो एजेंडर है ये चंद्रमा 4 के लैंडर मॉड्यूल पृथ्वी के नमूने, यानी आप मैपिंग कह सकते हो, लाने के लिए जिम्मेदार होगा। और रीएंट्री जो होगा ये होगा पृथ्वी पर वापस आने के लिए, ठीक है, पृथ्वी पर वापस आने के लिए और चंद्रमा पर जाने के लिए ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है फिर, यूनेस्को का 2024 गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पेरिस, फ्रांस में। सहकारी समिति किस राज्य का विषय है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? तो ये राज्य सूची है। देखो हमारी जो सहकारी समिति है जो आपके राज्य सूची में है, और ये आपके अनुसूची 7 में दे रखा है, ठीक है, शेड्यूल 7 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें आपके 3 सूची हैं, केंद्र सूची, समर्थ सूची और राज्य सूची। ये आपके संविधान के शेड्यूल जो आपकी अनुसूची है उसमें 7 में है, जिसमें पहले है आपका केंद्र यानी सेंटर, दूसरा कॉन्करेंट, समर्थ सूची, तीसरा हो जाएगा स्टेट यानी राज्य सूची, ठीक है। तो सहकारी समितियां आपके राज्य सूची में। अगला है फिर, झूम खेती किस राज्य में की जाती है? इन विच स्टेट इज झूम फार्मिंग डन? तो उत्तर पूर्व यानी असम, मेघालय, मणिपुर इस साइड की जाती है, नॉर्थ पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पश्चिम राजस्थान में ऊंट पालकों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो गोरबंदे गीत गाया जाता है। अगला पे, वृद्ध हिमालय को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो बाय वर्ड द नेम इज द ग्रेटर हिमालय नोन? तो ये हिमाद्री के नाम से, केंद्रीय हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और उच्च हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे ऊंची चोटियां हैं, और इसी श्रृंखला में यानी हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय में ये स्थित है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं पूछा गया है? तो ये बाध्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं। ये आर्टिकल 74 का ये कहता है कि यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से बताता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति ऐसे सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। और फिर जब हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था, तो इस संशोधन के अनुच्छेद 74 का ए संशोधित कर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होगा, ठीक है, मतलब कह दे के कन्फर्म होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। 44वें संविधान संशोधन 1978 में फिर ये कहता है, ये संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया था को हालांकि 44वें संशोधन ने एक प्रावधान जोड़ा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। जैसे 44 में तो कह देंगे मतलब कुछ भी हो जाए ये बाध्य होगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा ही लेगा, लेकिन इसमें कह देंगे फिर 44 में कि इसमें के पुनर्विचार के लिए ये दोबारा फिर राष्ट्रपति सोच सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। सलाह तो खैर जो मंत्रिपरिषद देगी, लेकिन 42 में जैसे आपके इसमें करना ही करना है, इसमें कोई पुनर्विचार का प्रावधान नहीं था, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत कहा गया कि इसमें पुनर्विचार वो कर सकता है। अगला है बहुराज्य सहकारी समिति से संबंधित कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत कानून बना था।
अरावली और विंध्याचल के बीच पठार कौन सा है? विच इज द प्लेटू बिटवीन अरावली एंड विंध्याचल? तो ये मालवा का है। 24 जनवरी को भारत में हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेशनल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 1813 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या आया था? वट केम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813? तो व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी अबॉलिश स्टेट ऑफ मोनोपोली। 1813 के भारत शासन अधिनियम के तहत इस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, सिवाय चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भी इसमें प्रावधान किए गए थे, यानी 1 लाख रुपए दिए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले आपके एनटीपीसी एग्जाम में बन चुके हैं कि 1833 का बना था उसमें, ठीक है। कि एक अधिकार को कब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 में, सॉरी 1833 में। तो उस वक्त क्या पूरा समाप्त कर दिया, चाइना के साथ भी समाप्त कर दिया गया था, और यहाँ सिर्फ भारत के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करते हुए लड़के की मूर्ति किस धातु की बनी होती है? तो ये कांस्य की है, यानी ब्रॉन्ज की। अगला है सशस्त्र सेना, भारतीय सेना ने 2025 में कितने नंबर का राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया गया है, यानी इंडियन आर्मी डे? ये मनाया गया है 77वां। 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में बम्बे इंजीनियर ग्रुप और सेंटर परेड ग्राउंड में अपना 77वां सेना दिवस मनाया है। फरवरी 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते लाए गए थे? तो ये लाए गए थे कुनू राष्ट्रीय उद्यान, ये है मध्य प्रदेश में। और इससे पहले 2022 में लाए गए थे, 8 लाए गए थे 2022 में, ये नामीबिया से लाए गए थे, ठीक है। 2025 के मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इससे पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रखा है। तो 130वां स्थान है भारत का इसमें। और पड़ोसी देश देख लेते हैं, देखो चाइना का इसमें 78, श्रीलंका 89, भूटान 125, और भारत और बांग्लादेश सेम है, बांग्लादेश का भी 130 है, और नेपाल का इसमें 145 है, म्यांमार का 150, और पाकिस्तान का इसमें 168 है, ठीक है। टोटल है इसमें 193 देश। अगला क्वेश्चन है फिर, गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो दक्कन पर किया था, डेक्कन एरिया। हैदराबाद के निजाम उसाम अली खान हैदराबाद को भारत में विलय न करके क्या बनाना चाहते थे? तो स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे इसको। और इसे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पुलिस बल से इसे क्या किया था? भारत में विलय कर लिया था। जैसे जम्मू कश्मीर हुआ था वो विलय पत्र पर हुआ था, और जूनागढ़ जो हुआ था वो बोर्ड के माध्यम से भारत में विलय हुआ था, और ये हुआ था पुलिस बल के माध्यम से हैदराबाद भारत में विलय हुआ था। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है पूछा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट दोनों है पूछ रहे हैं, इनपुट आउटपुट ही तो आपको याद करें, टच स्क्रीन, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, मॉड्यूम, हैंडसेट, और माइक्रोफोन एंड नेटवर्क कार्ड, ये आपके इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, दोनों डिवाइस। कंप्यूटर में किसी भी उत्तर या टेक्स्ट लिखने के लिए इनपुट किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू राइट एनी आंसर और टेक्स्ट इन द कंप्यूटर? तो कीबोर्ड का यूज किया जाता है। अगला है फिर, गूगल वेब ब्राउजर में कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अगले टैब पर जाने के लिए, ठीक है। अगले टैब पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब, अगर पिछले टैब पर जाने के लिए कहेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। अगला है फिर, देखो फिर आपके हो गया फिर 13 जून के थर्ड शिफ्ट, यानी आपको मैं करा चुका हूँ पहला, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के, तीनों शिफ्ट की इसी वीडियो करा चुका हूँ।